बजट के दिन बाजार की जो चाल रही है उससे ये साफ हो गया है कि बाजार पे बजट का कोई असर नहीं पड़ा है। उससे ज्यादा असर फेड ने जो डिसीजन लिया है रेट को लेके उसका पड़ा था। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स को आगे का क्या नजरिया रखना चाहिए, उन्हें किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एलएलपी के फाउंडर हर्ष रुंगटा जी। वेलकम टू मनी कंट्रोल हिंदी। ये एक सिंपल सा टेम्पररी जिसे कहते हैं वोट ऑफ अकाउंट है। और ऐसा नहीं है कि पास्ट में जो ये वोट ऑफ अकाउंट, बिकॉज इलेक्शंस के पहले जैसे फरवरी 19 में या फरवरी 14 में या फरवरी 9 में ये हमेशा वोट ऑन अकाउंट हुआ है। और ऐसी जरूरी नहीं है कि उसमें बिल्कुल भी कोई भी स्टेप्स नहीं लिए गए थे। तो इसलिए मार्केट का काम है होप्स रखना। और वो होप्स शायद मार्केट ने रखी थी, लेकिन बजट वाज वेरी कट एंड राइट। और फिनेंस मिनिस्टर ने पहले से ही कह दिया था कि इस बजट में कुछ भी नहीं होगा। तो वेरी क्लियरली उन्होंने लेखा जोखा प्रेजेंट किया है और लेखा जोखा अच्छा ही है। अब लेकिन मार्केट की अपेक्षा कुछ और थी, उसका कोई क्या कर सकता जी सर, ये इम्पोर्टेंट बात कही कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जस्ट अ वोट ऑन अकाउंट। लेकिन जो हमारे और सारे यूजर्स के माइंड में था कि 2019 में भी एक वोट ऑन अकाउंट ही था, लेकिन टैक्स पेयर्स को भी बहुत कुछ मिला था। तो मार्केट को एक उम्मीद थी, टैक्स पेयर्स को भी उम्मीद थी कि शायद कुछ पैसा बच सकता है। लेकिन वो उम्मीद नहीं रही, ये रियल मायने में वोट ऑन अकाउंट रहा। तो अभी अगर हम ये देखें कि मार्केट में फिर किन चीजों का असर हो रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कभी मार्केट एक दिन 1000 पॉइंट अप, 800 पॉइंट डाउन, फिर 700 अप, फिर 700 डाउन। तो मार्केट क्या समझने की कोशिश कर रहा है जो वो समझ नहीं पा रहा है, या हमारे जैसे जो छोटे रिटेलर्स हैं उनको अभी क्या करना चाहिए? दो सवाल है। है। तो छोटे इन्वेस्टर्स को मार्केट के उतार चढ़ाव के मुताबिक इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। मैंने तो हमेशा से ही कहा है कि अगर इक्विटी में मार्केट का, मेरे ख्याल से आपका अंदेशा इक्विटी मार्केट से ही है। तो इक्विटी मार्केट मतलब मार्केट ऑन अ डेली बेसिस तो बढ़ेगा घटेगा, और रीजंस जो होते हैं बाद में चिटकाए जाते हैं, ये लेबल बाद में लगते हैं कि ये क्यों हुआ। वो चीज, अगर फेड जैसे अगर इंटरेस्ट रेट घटाता है उससे मार्केट बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। होने के बाद उसका रीजन ये दिया जाता है कि फेड की इंटरेस्ट रेट घटाई या आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट घटाई या बढ़ाई। तो मतलब आई इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस मार्केट का, डे टू डे मूवमेंट मार्केट का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस एक आम इन्वेस्टर के लिए होना ही नहीं चाहिए। ये लेसन नंबर 1 है कि अगर आप मार्केट के इमोशन में ना बह जाए। सॉरी। मैं कह रही हूँ सर, ये आपकी तरफ से एक लेसन नंबर 1 है कि मार्केट के इमोशन में ना बह जाए। बिल्कुल ना जाए, बिल्कुल ना जाए। सर अब हम बात करते हैं, जैसे अब आपने कहा कि डे टू डे मार्केट पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, क्योंकि अब ये इलेक्शन आने वाला है और ये 5 साल में एक बार होता है, तो लोगों को उम्मीद होती है कि शायद कुछ पैसा बन जाए। तो वो उम्मीद रखनी चाहिए कि अभी भी ठंड रखना चाहिए उन्हें? लॉन्ग टर्म किसे कहते हैं, मतलब अब लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन क्या है? तो अगर आपको एक तरफा बढ़ा हुआ देखना है, तो अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें, निफ्टी 50 की हिस्ट्री उठा लीजिए, तो निफ्टी 50 टीआरआई का डेटा 1 जुलाई 1999 से अवेलेबल है। जी सर। उससे अगर हम देखें तो 7 साल का पीरियड भी है जिसमें निफ्टी 50 टीआरआई ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो वो भी, उसको भी लॉन्ग टर्म नहीं कह सकते। तो अगर हम 8 से 10 साल का पीरियड देखें, उसको होल्ड करें, खरीदें, 8 से 10 साल तक होल्ड करें, तो पास्ट के डेटा में जाके अगर देखेंगे, तो पास्ट की डेटा के मुताबिक अगर आपने निफ्टी 50 टीआरआई में पैसे डाले हैं, जी तो सर। 8 से 10 साल के बाद कुछ ना कुछ उसमें रिटर्न आपको मिला है। 10 साल में मिनिमम रिटर्न हैज बीन है, करीबन रहा है 5%। ओवर 1 लाख रुपए आपके 1,65,000 रुपए मिनिमम हो। मिनिमम। ओके, निफ्टी 50 टीआरआई। लेकिन ये 10 साल के बाद है, 7 साल 8 साल आप नुकसान कर सकते हैं। तो
आई थिंक एक आम इन्वेस्टर, मैं ट्रेडर की बात नहीं जी कर रहा, हाँ, नहीं आम और इन्वेस्टर्स। ट्रेडर्स को मैं कोई ट्रिक बता भी नहीं सकता, मुझे आती नहीं है। लेकिन अगर आप आम इन्वेस्टर हैं तो इलेक्शंस होते हैं, वॉर्स होते हैं, पेट्रोल की प्राइसेस, बट इवेंट्स हैपन, बट आई थिंक ओवर टाइम ये जो है इक्वेट हो जाती है। तो इन्वेस्टर्स को, आई इन्वेस्टर्स में उनको कहता हूं जिनका इक्विटी में नजरिया 8 से 10 साल का है। तो उसमें 5 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। उसमें क्या होगा, हम याद करें, आपको अगर ध्यान हो तो 2004 में जब बीजेपी की अनएक्सपेक्टेड लॉस हुआ था, जी सर। वाजपेयी सरकार अनएक्सपेक्टेडली हारी थी और यूपीए वापस आई थी, तो मार्केट करीबन 16 या 17% एक दिन में गिरा था। अगर मेरी याददाश्त सही है तो 19 मई 2004 की बात है ये। जी सर। ओके, पहली बार मार्केट में सर्किट लगा था, मार्केट वाइड सर्किट लगा। जी सर। ओके, तो लेकिन लिटरली विद इन 30 डेज वो रिकवर हो गया। कोविड का भी एग्जाम्पल लीजिए आप, 23 मार्च 2020 को निफ्टी ड्रॉप टू 7,560, राइट, विद इन 6 मंथ्स, अक्टूबर में, अक्टूबर 2020 में, लिटरली विद इन 6 मंथ्स, ओके, वो फिर से 11 साढ़े 11 हजार पर खड़ा हो गया था, जो कि वो कोविड के पहले था। तो ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होगा शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म यानी 8 से 10 साल आठ से में 10 साल। मार्केट ने हमेशा अच्छा रिटर्न्स दिया है। है ना, रिटेल इन्वेस्टर्स को पेशेंस भी रखना है और ये जानना है कि मार्केट इम्यूनिटी अपने आप ही डेवलप करता है, चाहे वो कोई भी अटैक आए उसके ऊपर किसी भी तरीके से, चाहे वो कोविड हो या वॉर हो, पॉलिटिकल हो या जियो पॉलिटिकल। सर लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर जो पढ़ता है सुनता है कि आप इतने पैसे बना लिए, इतने पैसे बना लिए, तो वो जिस तरीके से सोचते हैं, एक तो उनकी सोच गलत है। वो आपने भी कहा कि इस तरीके से तो नहीं होता। तो उनको अगर इन्वेस्ट करना ही है मार्केट में तो कहाँ से शुरू करना चाहिए, किस तरीके से करे? एसआईपी के अलावा वो किस सेक्टर को देखे कि अच्छा हाँ ठीक है, ये एक सस्टेनेबल सेक्टर है, हम इसमें कुछ कर सकते हैं। अगर आपको घुसना ही है तो म्यूचुअल फंड सबसे बढ़िया जरिया है इक्विटी में एक्सपोजर लेने का। आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और बहुत ज्यादा दिमाग लगाने से नुकसान नहीं होता, फायदा नहीं होता। तो इंडेक्स फंड्स में करिए, बैलेंस्ड फंड्स में करिए, ताकि आपका रिस्क भी थोड़ा कम रहे। ओके, इंडेक्स फंड्स एकदम आइडियल है। इंडेक्स आप चूज कर सकते हैं, निफ्टी 50 चूज करिए, निफ्टी 100, निफ्टी लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप, निफ्टी 500, या उसके बीएससी काउंटर पार्ट्स जो भी एसएनपी काउंटर पार्ट्स हैं, इन सब के, तो वो आप सॉर्ट ऑफ चूज कर सकते हैं, एंड वो एकदम बेस्ट है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है पेशेंस। पेशेंस। ओके, लोग लोग हिस्ट्री देखते हैं 20 साल की, लेकिन उनको रिजल्ट्स चाहिए 20 दिन। बिल्कुल सर। तो वो पॉसिबल नहीं होता। जो चीज, जिस चीज को 8 साल लगते हैं, उसको 8 साल लगेंगे आपके लिए भी। ये चीज आपको याद रखनी है। बिल्कुल सर। अब ये पेशेंस के अलावा अगर हम बात करें, अगर हम सेक्टर, कोई एक सेक्टर अगर आप हमें बता पाए कि सस्टेनेबल सेक्टर है, कि इस पे जैसे अगर आप हिस्ट्री के हिसाब से कि ये एक सेक्टर हर बार चोट खा के सही ढंग से उभरा है, क्योंकि अगर हम एफएमसीजी देखें, अगर गांव में जो भी पिछले ट्राइमेस्टर से जो कंपनियों के रिजल्ट है वो भी अच्छे नहीं आ रहे, तो ऐसा कोई सेक्टर जिसको मतलब मार्केट की तरह जिसकी अपनी इम्यूनिटी भी बेटर है, मतलब डिफेंसिव स्टॉक की बात ना करके थोड़ा जिसमें रिटर्न भी आपको ढंग का है और इतना रिस्क भी नहीं है, आपका ऐसा कोई पसंदीदा से? रिस्क और रिटर्न जो पहलू है, ये एक दूसरे के, मतलब इनमें रिस्क और रिटर्न में चोली दामन का साथ है, बिल्कुल। अगर आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए तो रिस्क आपको ज्यादा लेनी पड़ेगी। और सेक्टरल एक्सपोजर के मैं तो कभी फेवर में नहीं रहा, तो मैं तो ब्रॉड बेस्ड इंडेक्सेस ही रिकमेंड करूंगा। ओके, अब वो ब्रॉड बेस्ड में कम रिस्क लेनी है तो आप लार्ज कैप कर लीजिए, निफ्टी 50, निफ्टी 100 कर लीजिए। और भी ब्रॉड बेस्ड चाहिए तो निफ्टी 500 कर लीजिए। ओके, जी सर। तो मैं ब्रॉड बेस्ड इंडेक्सेस
रिकमेंड करूंगा जिसमें कि सारे सेक्टर्स होते हैं, रिकैलिब्रेट होते रहते हैं अपने आप। तो अगर आपने इंडेक्स फंड में डाल दिया तो जैसे जैसे वो इंडेक्स चेंज होगा फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली उसको चेंज करते रहेगा। और पास्ट में ये इस स्ट्रैटेजी ने बड़े डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं एट डिसेंट लेवल्स ऑफ रिस्क। ओके सर। सर एक चीज जो मैं पूछूंगी अभी कि अभी मार्केट के लिए अभी बड़ा रिस्क क्या है, मतलब अगले 3 महीने या 4 महीने या इस पूरे साल को लेकर के, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अब सेंसेक्स तो 1 लाख पहुंचने वाला है, निफ्टी अब 50,000 पहुंचने वाला है, तो वो लगता है कि अरे फोमो, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो अभी रिस्क क्या है, और इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। 6 महीने में क्या रिस्क है, साल भर में क्या रिस्क है, प्रतिभा नहीं पता मुझे, फ्रैंकली नहीं पता। मतलब या पता है तो वो सभी को पता है, राइट? मतलब जियो पॉलिटिकल रिस्क सभी को पता है। अब वो जियो पॉलिटिकल रिस्क सुलझ भी सकती है तो वो अपॉर्चुनिटी हो गई, जियो पॉलिटिकल रिस्क अगर खराब हो जाए तो वो थ्रेट हो गया। इलेक्शंस की तो है ही है रिस्क, जो जो कि एक फोरगॉन कंक्लूजन फिलहाल समझा जा रहा है। अगर कोई कारण से कर कोई भी। अगर वो उल्टा पड़ता है तो वो रिस्क हो गया। ओके, या जितना जिस बहुमत से लोग सोच रहे हैं कि करंट सरकार वापिस आएगी, अगर उससे थोड़ा सा कम आए तो मार्केट मतलब, तो शॉर्ट टर्म में अगर मुझे पता होता है कि क्या रिस्क है तो मैं फॉरवर्ड मार्केट्स खेल के पैसे नहीं बनाता। सर आप जैसा सोच रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर भी ऐसा ही सोचता है, उनको बस लगता है कि पूरी दुनिया माला माल हो रही है, बस मैं छूटा जा रहा हूँ। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है, मैं क्योंकि हमारे जो रीडर है वो बहुत छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनको बस लगता है कि एक पेनी स्टॉक उठाया और मल्टी बैगर बना और आप रातों रात अमीर बन गए, लेकिन ये नहीं है। और ये बार बार हर्ष जी बता रहे हैं कि पेशेंस रखना ही होगा, तो पेशेंस के रखने के अलावा कोई इसका दूसरा उपाय नहीं है। सर अब हमें लास्ट में एक चीज बताइए कि जैसे सपोज अब जो लोग मार्केट में कहीं फंस गए हैं, मतलब ये मैं कुछ सवाल ले रही हूँ जो उन्होंने पहले हमसे पूछा है, अगर वो किसी ऐसे स्टॉक में फंस गए जो बहुत नीचे जा चुका है, तो उनको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। तो ये एक बड़ी मार्केट की विडंबना है कि लोग, मैंने 100 रुपए में खरीदा, आज उसका 20 रुपया हो गया, मुझे क्या करना चाहिए? तो ऐसे लोगों से मेरा सिर्फ एक ही सवाल होता है कि अगर आज आपके पास 20 रुपए हों तो आप ये शेयर खरीदेंगे क्या? ओके, और ज्यादा करके उनका ये सवाल होता है कि सवाल ही नहीं उठता मैं ये शेयर सवाल ही नहीं खरीदने का। उठता। तो अगर ये आपका जवाब है तो आप होल्ड क्यों कर रहे हो उसे? क्योंकि जितने देर आप बेच नहीं रहे हो उतनी देर आप 20 रुपए में खरीद रहे हो उसको, यस सर। बिकॉज वो लिक्विड है। ओके, बोलिए। तो ये जो संक कॉस्ट थियरी है, ओके, हम कई उदाहरण है इसके, रियल लाइफ में भी होते हैं ना। हमने एक पिक्चर की टिकट ली, 500 रुपए लगे, हम पिक्चर देखने गए, बकवास पिक्चर है, बकवास पिक्चर। ओके, मन कर रहा है कि 10 मिनट में निकल जाए, लेकिन चूंकि पैसे दे दिए तो 3 घंटे पक्के उधर से वापिस आते हैं। क्यों? वो 500 रुपए वसूलने के चक्कर में हम तीन हमने तीन घंटे भी बर्बाद करते बर्बाद हैं, किया। और इंटरवल में पॉपकॉर्न और आइसक्रीम के और 1000 रुपए खर्चे कर देते। तो यही कुछ इन्वेस्टर्स के साथ भी होता है। आई थिंक सम कॉस्ट में आपका कॉस्ट क्या है वो कंप्लीटली इररेलेवेंट है डिसीजन को लिए। व्हाट इज रेलेवेंट इज व्हाट आई हैव आस्क्ड। अगर आपके पास 20 रुपए होते तो ये शेयर आप खरीदते क्या? और शेयर हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा जाता है, कोई 5 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल के लिए नहीं खरीदा जाता। तो आपके पास अगर 20 रुपए होते तो 8 साल, 10 साल के लिए आप ये शेयर खरीदते क्या? और अगर आपका जवाब ना है तो उसको तुरंत बेचिए, बिकॉज अगर आप नहीं बेच रहे हैं तो उसको खरीद रहे हैं आप 20 रुपए। हाँ ये सर, मतलब ये सब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप कंफ्यूजन कैसे क्लियर कर सकते हैं कि इस शेयर में बने रहना है या निकल जाना है। अगर ये उस वक्त वर्थ नहीं लग रहा है तो फिर ये वर्थ नहीं है। ओके सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग है ये समझना। और सर थैंक यू सो मच, अगर आपके पास टाइम होगा तो हम कोशिश करेंगे कि वीकली कनेक्ट करें, जैसे भी आप, अगर हम चाहे, अगर आपको जो अच्छा लगे आप हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं ताकि हम थोड़ा उसको एक्सपैंड करें, क्योंकि आपका विजन यूजर को देखने का या जो इन्वेस्टर्स को देखने का और मेरा विजन वो दोनों डिफरेंट है। तो अगर कुछ आप हमें बता सके तो वो हमारे रीडर्स के लिए भी बहुत
बहुत यूजफुल होगा, जैसे कि आपका ये आखिरी पॉइंट, पेशेंस रखना, ये सारी चीजें। थैंक यू सर, थैंक यू सो बिल्कुल मच, सर, थैंक आई यू। वुड डेफिनेटली डेफिनेटली पर्सनल फिनेंस मैटर्स पे, शेयर मार्केट पे मैं ज्यादा नहीं बोलता, ठीक है पर्सनल फिनेंस मैटर्स पे ठीक है बहुत खुशी होगी मुझे ठीक है इन्वॉल्व सर, तो होने। हम पर्सनल फाइनेंस से ही कनेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।